आदित्य एक नज़र अवनी के चेहरे पर डालता है तो अवनी अपनी नींद वाली आंखों से आदित्य को ही देख रही होती है। आदित्य जल्दी से बेड से उठ जाता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। आदित्य इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता और उससे आदित्य की तरफ भी नहीं देखा जा रहा होता है। अवनी आदित्य को अपने कपड़े ठीक करते हुए देखते हुए अपनी गहरी सांस को सीमित करते हुए बोली, वो आप। वो इतना ही बोल पाती है कि आदित्य पहले ही बोल पड़ता है। आदित्य बोला, वो मैं क्या, सब गलती तुम्हारी है। ये सब जो मैंने अभी किया उन सब में तुम्हारी ही गलती है। आदित्य इतना बोलकर अवनी को देखने लगता है। अवनी आदित्य की बात सुनकर हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देख रही होती है। आदित्य अवनी की बड़ी बड़ी आंखों में देखकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो, सब तुम्हारी गलती है। तुम क्यों मेरे गले लगी, चलो माना लगी तो लगी। ऊपर से वो सब कौन बोलता है पता भी है। तुम्हें देखकर वैसे ही मुश्किल से अपने ऊपर निरंतर रखता हूँ, ऊपर से वो तुम्हारी बातें बस नहीं कर पाया, निरंतर हो गया ये सब। तो असल में अवनी तो आदित्य से ये पूछने वाली थी कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है, पर बिना अवनी की बात जाने आदित्य ये सब बोल गया होता है। आदित्य की बात सुनकर अवनी बेड पर ही खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ कमर पर रखकर बड़ी मासूमियत से बोलती है, पर मैं तो नींद में थी ना, तो मैंने तो कुछ नहीं किया आपके साथ। आदित्य अवनी की मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरी जंगली बिल्ली को ये शिकायत है कि मैंने उससे कुछ नहीं किया। इतना बोलकर वो अवनी को देखता है तो अवनी बड़ी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। आदित्य अवनी के हाँ करता देखकर और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए बोला, तो जंगली बिल्ली ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और वो चाहती है कि वो मेरे साथ कुछ करे, तो ठीक है मेरी जंगली बिल्ली, तुम कुछ भी कर सकती हो मेरे साथ। इतना बोलकर वो चेहरे पर दिलकश मुस्कान लेकर अवनी को देखता है। अवनी एक पल के लिए तो आदित्य की मुस्कान पर खो जाती है। अवनी को खोया देखकर आदित्य अवनी के करीब आने लगता है। अवनी आदित्य की बात याद कर पीछे होते हुए कहती है, आप कितने बेशर्म हैं, मैंने कब बोला मुझे कुछ करना है। इतना बोलकर अवनी वॉशरूम में भाग जाती है। अवनी को ऐसे भागता देखकर आदित्य मुस्कुरा उठता है और वो एक नज़र कमरे में डालकर वहाँ से बाहर आ जाता है। आदित्य अवनी के रूम से निकलकर पहले अपने रूम में जाकर अपने कपड़े अच्छे से ठीक करता है, फिर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है जहाँ पहले से ही सब लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। आदित्य को बैठता देखकर एक बार फिर सबके चेहरे पर हंसी खिल जाती है, पर आदित्य उन सबको नज़रअंदाज करके अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगता है। इतने में अवनी भी वहां आ जाती है। अवनी को देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी ने फ्रॉक पहनी होती है जो वाइट कलर की होती है। उस वाइट फ्रॉक पर फ्लोरल प्रिंट होते हैं। अवनी उस फ्रॉक में खुद ही गुलाब की फूल की तरह लग रही होती है। अवनी पहले दादी माँ के पास आकर उनके पैर का पूछती है, फिर रेखा जी के पास बैठ जाती है। सब कोई बात करते हुए नाश्ता करने लगते हैं। वो सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं, एक अच्छी खाकी बॉडी वाला आदमी वहाँ आ जाता है। आदित्य उसको वहाँ देखकर अपना चेहरा कठोर कर लेता है। वो आदमी सर झुकाकर बोला, सर आपसे मिलने नमन रॉय और उनकी असिस्टेंट मेघना आए हैं। हम बहुत देर से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो आपसे मिलने की ज़िद लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं वो यहाँ पर अपनी किसी कीमती चीज़ को लेने आए हैं। बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर आदित्य गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वहीं नमन का नाम सुनकर अवनी परेशान हो जाती है और आदित्य की तरफ देखने लगती है। आदित्य जब अवनी की तरफ देखता है तो उसे परेशान देखकर आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करता है और वहां से उठकर हॉल में चला जाता है। बाकी सब भी वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अवनी दादी माँ के साथ उनके कमरे में आ जाती है। आदित्य अपने चेहरे पर कठोर भाव लेकर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है और उसके कुछ दूर महेश खड़ा होता है। एक बॉडीगार्ड नमन और मेघना को हॉल में छोड़कर चला जाता है। हॉल में पहुंचकर नमन को डर लगने लगता है क्योंकि हर तरफ से
आदित्य का कोल्ड ऑरा सबको समझ आ रहा होता है। नमन बिना डरे हिम्मत करके आदित्य के सामने अपना हाथ आगे करके बोला, हेलो मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह, बहुत सुना है आपके बारे में और देखिए आज आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। नमन इतना सब बोलते हुए अपना हाथ वापस खींच लेता है क्योंकि आदित्य ने नमन से हाथ भी नहीं मिलाया होता है। नमन समझ जाता है कि आदित्य पहले से ही उसके बारे में सब जानता है, इसीलिए वो भी इधर उधर की बातें छोड़कर आदित्य के सामने रखे सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य नमन की हर बात और हर हरकतों को अपनी ठंडी और कठोर आंखों से देख रहा होता है। नमन अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर प्रताप सिंह, मैं आपसे अपनी सबसे कीमती चीज़ लेने आया हूँ, मेरी होने वाली बीवी, मेरी अवनी। तो आप प्लीज़ अवनी को बुला लीजिए। नमन की बात सुनकर आदित्य की आंखों में और भी ज़्यादा कठोरता आ जाती है। वहीं महेश मन ही मन नमन के बचने की उम्मीद के बारे में सोच रहा होता है। मेघना खाली आंखों से वहाँ जो हो रहा होता है वो सब देख रही होती है। आदित्य एक नज़र महेश को देखकर कुछ इशारा करता है तो महेश जल्दी से सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। महेश को जाता देखकर नमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि अब वो अपनी अवनी को अपने साथ वापस ले जा सकता है। असल में महेश अवनी को बुलाने ही गया होता है। थोड़ी देर में महेश और अवनी भी वहाँ आ जाते हैं। अवनी को वहाँ देखकर नमन खड़ा हो जाता है और अवनी को देखकर मुस्कुराने लगता है। अवनी को सही सलामत देखकर मेघना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। मेघना अवनी को देखकर मुस्कुरा देती है और नमन को नज़रअंदाज करते हुए आदित्य के पास जाकर बैठ जाती है। असल में नमन को देखकर अवनी को पब में की गई नमन की हरकत याद आ जाती है। अवनी को आदित्य के पास बैठता देखकर सबके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। आदित्य के भाव में ठंडापन कम हो जाता है। महेश अपने बॉस को मैडम के साथ बैठा देखकर खुश हो जाता है। मेघना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बढ़ जाती है। उसको हैरानी तो होती है पर नमन को पाने की उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती है। वहीं नमन के चेहरे में देखने से लग रहा था उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है और गुस्से में अपने हाथ की उंगलियों की मुट्ठी बन जाती है। वो गुस्से को काबू करके बोला, अवनी। वो बोलने ही वाला होता है कि आदित्य उसे और उसकी बात को नज़रअंदाज करके अवनी से बोला, अवनी क्या तुम जानती हो इन दोनों को? आदित्य की बात सुनकर अवनी सर हाँ में हिला देती है। अवनी आगे बोलती है, कैसे जानती हो? अवनी मेघना की तरफ देखकर बोली, मेघना मेरी फ्रेंड है और नमन सर की कंपनी में मैं जॉब करती हूँ। अवनी की बात सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ जाती है और नमन का गुस्सा बढ़ जाता है। नमन अवनी के पास आकर बोला, क्या तुम मुझे? फिर वो इतना ही बोल पाता है कि आदित्य उन दोनों के बीच में आकर गुस्से से भरी आंखों से नमन को घूरता है, जैसे कह रहा हो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अवनी से ऐसे बात करने की। आदित्य की आंखों में गुस्सा देखकर नमन फिर से डर से अपने 2 कदम पीछे कर लेता है। आदित्य वैसे ही नमन को घूरने के बाद अवनी की तरफ देखता है। अवनी आदित्य को अपनी तरफ देखता पाकर खड़ी हो जाती है। आदित्य अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर गहरी सांस छोड़ता है और अवनी के करीब आकर अपना हाथ अवनी की कमर में डालकर उसे अपनी ओर करीब खींच लेता है। आदित्य को ऐसे अवनी के करीब देखकर महेश मुस्कुरा देता है। वही नमन गुस्से से पागल होने लगता है। आदित्य के इस तरह अपने करीब खींचने पर अपनी हैरानी से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अवनी की बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी देखकर मुस्कुराते हुए अपने होठ अवनी के माथे पर रख देता है और अवनी के कान में धीरे से फुसफुसाकर बोला, तुम अभी जाओ, दादी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। आदित्य की बात सुनकर अवनी अपनी आंखें हैरानी से खोल लेती है और आदित्य को देखने लगती है, जैसे जानना चाह रही हो कि आदित्य को कैसे पता कि वो दादी माँ के पास से आई है। इतना सब सोचकर अवनी सबको एक नज़र देखकर दादी माँ के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं अवनी के जाते ही आदित्य के भाव फिर से कठोर हो जाते हैं। वो महेश को देखकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। महेश अपने बॉस के इशारे को समझकर नमन से बोला, सर आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। फिर मेघना की तरफ देखकर बोला, आप यहीं पर इंतज़ार करिए। इतना बोलकर
वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं महेश को जाता देखकर नमन मेघना को वहाँ बैठने का बोलकर खुद महेश के पीछे चला जाता है। आदित्य स्टडी रूम में अपने कॉरिडोरा के साथ बैठा होता है। महेश नमन को लेकर स्टडी रूम में आ जाता है। नमन को अंदर से डर लग रहा होता है कि क्या होगा उसके साथ, पर जब वो अंदर जाता है तो वो शांति से आदित्य के सामने बैठ जाता है और महेश आदित्य के पीछे खड़ा हो जाता है। नमन पूरे स्टडी रूम में एक नज़र डालकर आदित्य से बोला, जो बाहर आपने अवनी के साथ किया कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप आदमी हैं और हर आदमी किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके अंदर का जानवर जाग ही जाता है, तो मैंने कुछ सोचा है। इतना बोलकर वो आदित्य को देखने लगता है। आदित्य अभी भी कठोर भाव से नमन को ही देख रहा होता है। नमन आदित्य को कुछ बोलता न देखकर आगे खुद से ही बोलने लगता है। नमन आगे बोला, तो मैंने सुना है पार्थ ने अवनी को यहाँ 15 दिन के लिए छोड़ा है। इतना बोलकर वो चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट ले आता है। थोड़ा आदित्य की तरफ झुककर धीरे से अपनी एक आंख दबाकर बोला, तो तुम इन 15 दिन अवनी के साथ जितना मन हो उतना खेल सकते हो। फिर नमन इतना ही बोल पाता है कि तभी उसको करंट लगने लगता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह हिलने लगता है। नमन की आंखों में डर दिखने लगता है और चेहरे पर पसीना साफ दिखने लगता है। आदित्य की आंखें गुस्से में एकदम लाल हो जाती है। अगर आदित्य का बस चले तो वो नमन का गला अभी दबा दे। अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर महेश भी कांप जाता है। फिर अचानक ही करंट लगना बंद हो जाता है। नमन डर के मारे थरथराने लगता है। ये देखकर महेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। असल में जब नमन अवनी के बारे में यह सब बोलता है तो आदित्य टेबल पर लगा एक बटन दबा देता है, जिसकी वजह से आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर बैठे इंसान को करंट लगने लगता है। आदित्य गुस्से से नमन को घूर रहा होता है। नमन आदित्य को देखकर और भी ज़्यादा डरने लगता है। वो किसी तरह अपने आप को संभालकर चेहरे पर मुश्किल से मुस्कान लाकर बोला, जो तुमने अभी मेरे साथ किया उससे ये तो पता चलता है तुम भी उस पर अपना दिल लगा बैठे हो, इसीलिए तुमको मेरी कही बात बर्दाश्त नहीं हो रही। पर इतना बोलते हुए नमन के चेहरे की मुस्कुराहट शातिर होने लगती है। आदित्य तब भी बस गुस्से से नमन को देख रहा होता है, पर महेश के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि पता नहीं सर अब आगे क्या करेंगे और नमन अब आगे ऐसा क्या बोलेगा। नमन अपनी शातिर मुस्कान लेकर अपने कोट की जेब से कुछ तस्वीरें टेबल पर फेंकते हुए बोला, मुझे पता था तुम भी अवनी को पसंद करने लगे हो। अब देखो इन सब तस्वीरों में तुम खुद जान जाओगे कि वो कैसी लड़की है। इतना बोलकर नमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आदित्य को देखने लगता है। नमन के तस्वीरें टेबल पर फेंकते ही महेश और आदित्य का ध्यान उन तस्वीरों पर चला जाता है। असल में वो तस्वीरें अवनी और पार्थ की होती है, जिसमें अवनी एक तस्वीर में पार्थ के गले लगे होती है तो किसी में पार्थ अवनी के माथे पर अपने होठ रखे हुए होता है तो किसी में अवनी पार्थ की गोद में सर रखे सो रही होती है। जब आदित्य और महेश तस्वीरें ध्यान से देख रहे होते हैं तो नमन आगे बोलता है, देखो कैसे ये दोनों मिलकर हम जैसे अमीर लोगों को प्यार के जाल में फंसाते हैं। पहले मैं और जब मुझसे अमीर तुम मिले तो अब तुम। आदित्य सब तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और हर तस्वीर में उसे अवनी और पार्थ के रिश्ते का नया रूप देखने को मिलता है। जैसे जब अवनी और पार्थ गले लगे होते हैं तो उसमें पार्थ एक पिता की तरह अवनी की खुशी में खुश हो रहा होता है। जब पार्थ अवनी के माथे पर होठ रखता है तो वो एक भाई की तरह अपनी बहन को सुरक्षित देखकर अपना डर मिटा रहा होता है। और जिसमें अवनी बच्चे की तरह पार्थ की गोद में सर रखकर सो रही होती है तो पार्थ एक माँ की ममता का स्पर्श देकर अवनी को सुला रहा होता है। महेश भी ध्यान से सभी तस्वीरों को देख रहा होता है। नमन आदित्य को तस्वीरों को गौर से देखता देखकर बोला, जब ये हमारे पैसों के लिए खेल सकती है तो क्यों ना हम भी खेल लें। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। जब आदित्य नमन की बात सुनता है तो अंदर तक
गुस्से से कांप जाता है। वो गुस्से में एक मुक्का उसके मुंह पर मार देता है। मुक्का इतना तेज़ होता है कि नमन पीछे जाकर गिर जाता है। मुक्का पड़ने पर नमन कुछ पल के लिए अपने होश में ही नहीं होता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। आदित्य जलती हुई आंखों से अभी भी नमन को घूरकर देख रहा होता है। महेश अपने बॉस को इतने में गुस्से में देखकर जल्दी से अपने फ़ोन पर कुछ करता है। उसके फ़ोन में कुछ करते ही स्टडी रूम में एक दरवाज़ा खुलता है और उस रूम में से 10 अच्छी खासी बॉडी वाले आदमी अंदर आते हैं और आते ही नमन को पकड़ लेते हैं। आदित्य जलती नज़रों से महेश को देखता है। महेश अपना सर झुका लेता है। वो सब आदमी जब तक नमन को वहाँ से ले जाते हैं, स्टडी रूम का माहौल बहुत गर्म होता है। तभी स्टडी रूम में अचानक से अवनी आती है। असल में अवनी दादी माँ की पट्टी करके रूम से निकलकर हॉल में आती है तो वो वहाँ कोई नहीं होता तो वो आदित्य के स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य और महेश की जब नज़रें अवनी पर जाती है, अवनी बस आदित्य को ही देख रही होती है। आदित्य की आंखें एकदम लाल और चेहरा गुस्से से भरा हुआ होता है, जिसे देखकर अवनी भी एक पल के लिए डर जाती है। आदित्य अवनी की नज़रों से डर देखकर अपना चेहरा वहाँ से फेर लेता है। अवनी को वहाँ देखकर महेश स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। अवनी से नज़रें फेर कर आदित्य गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगता है, जैसे अपने गुस्से को बाहर निकाल रहा हो। अवनी आदित्य को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अवनी आदित्य के पास पहुंचकर पहले आदित्य को देखती है, फिर स्टडी रूम को देखने लगती है। असल में अवनी को जानना होता है कि नमन यहाँ क्यों आया होता है। यही सोचते हुए अवनी स्टडी रूम को देखने लगती है, पर उसकी नज़र जब टेबल पर बिखरी तस्वीरों पर जाती है तो अवनी की आंखें उन पर ही जम सी जाती है। अवनी के चेहरे पर हर तस्वीर देखकर हैरानी के भाव दिखने लगते हैं। आदित्य अपने गुस्से को छुपा लेता है। वो तो अवनी को देखने लगता है। अवनी के चेहरे पर हर तस्वीर को देखकर भाव बनते और बिगड़ते दिख रहे होते हैं। आदित्य बस अवनी के चेहरे के भाव को और हैरानी से बार बार झपकती पलकों को देख रहा होता है। अवनी जब हर तस्वीर को अच्छे से देख लेती है तो उसकी नज़र अपने आप ही आदित्य की काली गहरी आंखों से टकरा जाती है, जो कब से उसे ही देख रही होती है। अवनी जब आदित्य की नज़रों में अपने लिए पहले जैसी चमक देखती है तो वो बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर वो आदित्य के गले लग जाती है। असल में वो तस्वीर कुछ इस तरह से ली गई होती है कि अगर कोई इंसान उन तस्वीरों को देखे तो वो भी यही सोचे कि कहीं इनके बीच कुछ चल रहा हो। पर जब अवनी आदित्य की आंखों में देखती है तो वहाँ उसे कुछ अलग दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे और बिना ज़्यादा सोचे आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य जब अवनी को खुद आगे आकर गले लगते देखता है तो उसके चेहरे पर अपने आप बेशकीमती मुस्कान आ जाती है। वो अपने हाथ अवनी की कमर पर रखकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने हाथ की पकड़ उसकी कमर पर कस लेता है। अवनी बहुत देर तक आदित्य के गले ऐसे ही लगे रहती है और आदित्य भी अवनी पर अपनी पकड़ बनाए वैसे ही बैठा होता है। आदित्य को जब अपनी गर्दन पर कुछ गीला एहसास होता है तो वो अवनी की पीठ पर अपना हाथ फेरने लगता है। अवनी का रोना अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अवनी का रोना देखकर आदित्य अवनी से बोला, अवनी अवनी क्या हुआ अवनी। ये सब बोलते हुए भी आदित्य अवनी को शांत कराने के लिए पीठ सहला रहा होता है। आदित्य की बात सुनकर अवनी की पकड़ आदित्य पर और भी ज़्यादा कस जाती है और रोना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आदित्य अवनी से बोला, बच्चा देखो मेरी तरफ, बच्चा देखो मेरी तरफ और बताओ क्या हुआ है मेरी प्रिंसेस को। आदित्य के इतना बोलने पर भी जब अवनी कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है, तो आदित्य अवनी को अपने से दूर करके
अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या बात है बच्चा, देखो मेरी तरफ और बताओ तुम क्यों रो रही हो। आदित्य ये सब बोलते हुए अवनी के आंसू पोंछने लगता है। अवनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए आदित्य को देखकर सुबकते हुए बोले, क्यों क्यों सब लोग एक लड़का और लड़की को साथ देखकर गलत ही समझते हैं। आदित्य अवनी के माथे पर अपने होठ रखकर बोला, बच्चा, हम कभी भी किसी की सोच नहीं बदल सकते, और वैसे भी जब हमें पता है हम सही है तो क्यों रोना। और वैसे भी मुझे मेरी प्रिंसेस पर पूरा विश्वास है कि वो कभी भी किसी को भी गलत नहीं समझती है और ना ही कभी कोई गलती करेगी। ये सब बोलते हुए आदित्य अपना और अवनी का सर साथ में जोड़ लेता है। आदित्य की बात सुनकर अवनी भी सुबकते हुए मुस्कुरा देती है। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही सर जोड़े होते हैं। अवनी आदित्य की आंखों में देखकर बोली, मुझे जाना है। आदित्य अवनी की मासूमियत और बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, पर मैंने तुम्हें कब रोका। अवनी मासूमियत से बोली, वो इतना ही बोल पाती है कि आदित्य अपने हाथों की पकड़ और मजबूत करके अवनी को अपने बेहद करीब खींच लेता है। अवनी के हाथ आदित्य के कंधे पर आ जाते हैं। आदित्य अवनी की आंखों में देखकर अवनी के होठ पर अपने होठ रख देता है। जैसे ही अवनी आदित्य के होठ पर अपने होठ रखता है, वैसे ही अवनी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और वो अपने हाथों को आदित्य के गले में लपेट लेती है। किस करते हुए जब आदित्य को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो आदित्य अवनी के होठों पर से अपने होठ हटा लेता है। अवनी अपनी आंखें बंद किए और अपने हाथ आदित्य के गले में लपेटे ही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। आदित्य अवनी की लटों में अपनी उंगली फंसा लेता है और धीरे से उन्हें कान के पीछे करते हुए बोला, अब तुम जा सकती हो। आदित्य के इतना बोलने पर भी अवनी जब कोई हरकत नहीं करती तो आदित्य अवनी के कान में बोला, सोच लो, जाने दे रहा हूँ, अगर इरादा बदला तो कहीं नहीं जाने दूंगा। आदित्य की बात सुनकर अवनी की आंखें हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती है। आदित्य अवनी की हैरानी में बड़ी होती आंखों को देखकर मुस्कुराते हुए अवनी की नाक से टच करके उसे अपनी गोद से उतार देता है और खुद भी खड़े होकर अपने कपड़े ठीक कर लेता है। अवनी अभी भी हैरानी से बस आदित्य को ही देख रही होती है तो आदित्य आंखों में शरारत लेकर अवनी के गाल पर अपना एक हाथ रखकर बोला, अभी जाना ज़रूरी है, मिलता हूँ बाद में। इतना बोलकर वो एक बार फिर अवनी की तरफ झुककर उसके होठ को चूम लेता है और स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। अवनी जो अभी हुआ वो सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य स्टडी रूम से निकलकर बैकयार्ड की तरफ चला जाता है। बैकयार्ड में एक रूम के अंदर नमन को पकड़कर रखा होता है। रूम के बाहर ही मेघना खड़ी होती है। असल में जब मेघना हॉल में बैठी होती है तब उसको नमन को ले जाने के लिए एक बॉडीगार्ड ने बोला होता है तो मेघना वहाँ चली जाती है। अवनी जो अभी सब हुआ वो सब सोचते हुए अपने कमरे में आ जाती है। वो अभी भी वही सब सोच रही होती है कि कैसे आदित्य ने उन तस्वीरों को देखकर उस पर विश्वास किया और क्यों आदित्य ने उससे कोई सवाल नहीं किया। वो अभी इन उलझनों में होती है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। वो अपना फ़ोन पिक कर लेती है। अवनी अपनी सोच में ही गुम फ़ोन पिक कर हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़का बोला, दीदी आप आई नहीं हम सबसे मिलने। इतना पूछकर वो लड़का चुप हो जाता है। अवनी उस लड़के की आवाज़ सुनकर होश में आकर बोली, कितनी बार बोला है छोटू, ऐसे फ़ोन मत किया कर मुझे, और अभी इन दिनों तो बिल्कुल मत करना फिर से कॉल। इतना बोलकर अवनी रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। छोटू परेशानी में बोला, सॉरी दीदी, पर ज़रूरी है, आप कोशिश करिए आ जाने की। अवनी छोटू की परेशानी समझते हुए बोली,
तुम चिंता मत करो, आज मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी। छोटू जानने की कोशिश करते हुए बोला, दीदी क्या आप सच में मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह के घर में हैं? क्योंकि आपके फ़ोन की लोकेशन वहीं की शो हो रही है। अपनी विंडो के पास देखते हुए बोली, हाँ मैं वहीं पर हूँ, बस 20 दिन के लिए। छोटू खुश होकर बोला, मतलब दीदी आप सच में मिस्टर प्रताप का यूज़ करने वाली है। छोटू ये सब बोलते हुए बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं छोटू की बात सुनकर अवनी की आंखों में नमी आ जाती है और उसके सामने आदित्य के साथ वाले पल घूमने लगते हैं। अवनी अपने आप को संभाल कर बोली, नहीं, बस इतना ही बोल पाती है। अवनी की बात सुनकर छोटू निराश होते हुए बोला, दीदी आपने तो बोला था अगर हमारे साथ कोई पावरफुल इंसान जुड़ जाए तो हमें कभी रोना नहीं पड़ेगा। छोटू की बात सुनकर अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद होते ही आंसू उसकी बंद आंखों से गिरने लगते हैं। सब कुछ उसके दिमाग में ताज़ा हो जाता है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोल लेती है और गहरी सांस लेकर थोड़ा चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना नहीं तो समझ नहीं आता, नहीं ज़रूरत है मुझे किसी की भी। इतना बोलते बोलते अवनी फ़ोन काट देती है और अपना फ़ोन बेड पर फेंक देती है। अवनी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, क्यों मैं नहीं चाहती कि आदित्य मुझे गलत समझे, क्यों क्यों उसके सामने अपने आप को भूल जाती हूँ, क्यों मैं उसमें खो सी जाती हूँ। ये गलत है अवनी, तू आदित्य को कभी धोखा नहीं दे सकती, कभी नहीं। इतना बोलकर वो वहीं घुटनों के बल बैठकर अपनी आवाज़ अपने हाथ से दबाकर रो पड़ती है। आदित्य बैकयार्ड में पहुंचकर सीधा अपने कैबिन में आ जाता है जो कल महेश ने यहाँ बनवाए होते हैं। आदित्य को बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है उसे। उसका मन बस अवनी को देखने का करने लगता है। वो टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक ही सांस में पी जाता है। महेश अपने बॉस के कैबिन में आकर बोला, सर वो नमन का क्या करना है? इतना बोलकर वो अपना सर झुका लेता है। आदित्य कुछ बोलता उसके पहले ही कैबिन नॉक होता है और अंदर मेघना आती है। मेघना को देखकर आदित्य का चेहरा पहले जैसा कठोर हो जाता है। मेघना अपना सर झुकाकर बोली, मिस्टर प्रताप मुझे पता है आप नमन को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, पर प्लीज़ मेरे लिए नमन को छोड़ दीजिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और मैं वादा करती हूँ वो कभी भी अवनी के आसपास तक नहीं आएगा। प्लीज़। इतना बोलते हुए मेघना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेघना की बात सुनकर आदित्य गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और महेश को इशारा कर मेघना को केबिन से जाने के लिए बोलता है। महेश मेघना को केबिन से बाहर ले जाकर उस कमरे में ले जाता है जहां नमन को रखा होता है। जब महेश और मेघना उस रूम में पहुंचते हैं तो नमन बेहोश पड़ा होता है क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने उसे बहुत मारा होता है और जब नमन को सहन नहीं होता तो वो बेहोश हो जाता है। नमन को अधमरा देखकर मेघना के दिल से दर्द उभर उठता है। वो जल्दी से नमन के पास पहुंच जाती है और नमन का सर अपनी गोद में रखकर बोली, नमन नमन उठो उठो नमन, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उठो नमन। इतना बोलकर वो रोते रोते नमन के गाल को थपथपाने लगती है। मेघना के थपथपाने से नमन दर्द में अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है। नमन की कोशिश देखकर मेघना रोते रोते मुस्कुरा देती है। महेश कुछ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देकर नमन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। महेश का ऑर्डर सुनकर बॉडीगार्ड्स नमन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। मेघना भी उन सब के पीछे पीछे हॉस्पिटल चली जाती है। महेश वहाँ सब पहले से ठीक और साफ़ सुथरा करवा रहा होता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक अलग ही तरह से वाइब्रेट करता है। फ़ोन का वाइब्रेट देखकर महेश एक बार हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और डर के भाव दिखने लगते हैं। वो बिना देरी किए आदित्य के केबिन की तरफ चला जाता है। महेश जाते हुए अपने आप से बोला, आज लगता है कोई ना कोई
अपनी मौत बॉस के हाथों ही चाहता है, जो उनके घर के सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है। इतना सोचते हुए वो आदित्य के केबिन में पहुंच जाता है। आदित्य अपना सर चेयर पर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर कर बैठा होता है। आदित्य जब अपने केबिन में किसी का होना महसूस करता है तो वैसे ही आंखें बंद किए बोला, महेश जल्दी पता करो उस इंसान का जो सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। असल में आदित्य ने अपने वेला में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत एडवांस लगाए होते हैं। अगर कभी कोई उसको हैक करना चाहे तो उसका सिग्नल सिक्योरिटी सिस्टम संभाल रहे लोग आदित्य और महेश को फ़ोन में वाइब्रेटर के ज़रिए पता चल जाता है। वेला का सिक्योरिटी सिस्टम इतना एडवांस होता है, अगर कोई इंसान इसे हैक करना चाहे तो उसे लगता है वो उसे आसानी से हैक कर रहा है, पर वो सिक्योरिटी सिस्टम उस इंसान को कंफ्यूज रखता है, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम देखने वाले लोग उस हैकर की करंट लोकेशन जान सके। महेश जैसे ही किसी को फ़ोन मिलाकर पूछने वाला होता है, उसके पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स महेश को आगे से फ़ोन कर उसे हैकर के बारे में सब बता देते हैं कि वो कहाँ से ये सब कर रहा है। जैसे जैसे महेश उनकी बात सुन रहा होता है, वैसे वैसे उसकी आंखों में गुस्सा और नाराज़गी दिखने लगती है, पर जब नज़र आदित्य पर जाती है तो महेश को बताने में डर लगने लगता है। महेश फ़ोन रख गहरी सांस खींचकर बोला, बॉस पता लग गया है कि कौन सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है। इतना बोलकर वो बॉस को देखने लगता है। महेश की बात सुनकर आदित्य अपनी आंख खोल लेता है। आदित्य की आंखों में गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा लाल हो रही होती है। अपने बॉस को इस तरह गुस्से में देखकर महेश को और ज़्यादा डर लगने लगता है। महेश डरते डरते अपनी बात आगे बढ़कर बोला, बॉस जो सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है वो अभी आपके वेला में ही है, वो भी गेस्ट रूम में, और जो इस समय गेस्ट रूम में है वो कोई और नहीं, वो अवनी मैम है। महेश के इतना बोलते ही तभी कांच टूटने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो अपना सर उठाकर देखता है तो आदित्य ने गुस्से में अपने हाथ में कांच का गिलास को मसल दिया होता है। असल में आदित्य जब गेस्ट रूम का नाम सुनता है तो उसके मन में भी अवनी का नाम आता है, तो वो अपने हाथ में गुस्से से कांच का गिलास को पकड़ लेता है और घूरकर उसको ही देखने लगता है। जैसे ही महेश अपनी बात पूरी करता है वैसे वैसे ही आदित्य की पकड़ कांच के गिलास पर कसती जाती है और आखिरी में कांच का गिलास आदित्य के हाथ में ही टूट जाता है। जैसे ही कांच का गिलास टूटता है वैसे ही आदित्य को भी अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस होने लगता है। गिलास टूटने की वजह से आदित्य के हाथ से खून गिरने लगता है। आदित्य काफ़ी देर तक टूटते हुए ग्लास और अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस करने के बाद अपने गुस्से से कठोर होती आंखों से महेश को देखता है। महेश अपने बॉस के हर इशारे को बहुत अच्छे से समझता होता है और ठीक वैसे ही उस इशारे को समझकर वो केबिन से बाहर चला जाता है। महेश के जाने के बाद आदित्य खून से बह रही हाथ को देखता है, फिर अपने एक हाथ को दिल पर रखकर अपने आप से बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती अवनी, नहीं कर सकती। पहली बार किसी लड़की पर दिमाग से ज़्यादा दिल से विश्वास किया है और मैं आगे भी तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ। तुम वो नहीं हो जो मैं सोच रहा हूँ, तुम वो नहीं हो अवनी, डैम इट, तुम नहीं हो वो। इतना बोलकर वो गुस्से में टेबल पर रखी सारी चीज़ें फेंक देता है। आदित्य गुस्से में केबिन में तोड़फोड़ करने लगता है। केबिन के बाहर खड़ा महेश अंदर से आती आवाज़ सुनकर परेशान हो जाता है। उसको भी अपने बॉस के लिए बुरा लग रहा होता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ जाती है और अवनी के लिए नफरत पनपने लगती है। वो अभी यही सब सोच रहा होता है कि आदित्य गुस्से में केबिन से बाहर निकलकर अपने वेला की तरफ बढ़ जाता है। महेश को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो बिना ज़्यादा सोचे समझे आदित्य के पीछे चला जाता है। वहीं आदित्य गुस्से में अवनी के रूम के
पास पहुंच जाता है, पर वो रूम का दरवाज़ा बंद देखकर अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेता है और बिना एक पल वहां और गवाए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य के जाते ही अवनी रूम का दरवाज़ा खोल लेती है। उसको जैसे पहले से ही एहसास होता है कि आदित्य ज़रूर आएगा। असल में अवनी बहुत देर मुंह बंद कर रोने के बाद उठकर वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालती है। फिर रूम में उसके लिए लैपटॉप से अपना फ़ोन कनेक्ट करके आदित्य के वेला की सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ कर सारे कैमरों की टाइमिंग और रोटेशन के बारे में सब जान लेती है। ये सब करते हुए भी अवनी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और जब आदित्य उसके कमरे के बाहर आता है तो वो समझ जाती है कि आदित्य जान गया है कि मैंने ही वेला के सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ किया है। इसीलिए वो ये सब किसी भूत की तरह खड़ी होती है। पर आदित्य जब अंदर आने की जगह वहाँ से चला जाता है तो अवनी को भी अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होने लगता है। तो वो आदित्य के जाने के बाद खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और जहाँ आदित्य गया होता है वहाँ अपनी नम आँखों से देखने लगती है। अवनी को लगा होता है कि आदित्य भले ही गुस्से में उसके रूम में आकर गुस्से में उससे बात करेगा या पूछेगा मुझसे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ या मुझे गुस्से में अपने घर से बाहर निकाल दे, पर नहीं, आदित्य ने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा भी नहीं। वो ये सब सोचते हुए दरवाजे के पास सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो दरवाजे के पास ही खड़ी आदित्य को गुस्से में वहाँ से जाते देख रही होती है। तभी उसकी नज़र फर्श पर जाती है जहाँ खून की रेखा बन रही होती है। अवनी अपनी भरी आंखों से उस फर्श को बहुत ध्यान से देख रही होती है। वो उस खून से बनी रेखा के पीछे पीछे जाने लगती है। अवनी आंखों में नमी लिए आदित्य के कमरे से होते हुए आदित्य के वॉशरूम के बाहर रुक जाती है। असल में आदित्य अवनी के रूम के बाहर जाने के बाद सीधा अपने कमरे में जाता है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है तो वो सीधा वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। आदित्य अपना गुस्सा शांत करने के लिए पानी का टेम्परेचर एकदम लो कर देता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर आंखें कसकर बंद कर लेता है। अवनी आदित्य को शावर के नीचे देख रही होती है और आदित्य खून वाले हाथ से दीवार पर भी निशान बना रहा होता है। आदित्य को ऐसे देखकर अवनी की आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। वो बिना एक पल और गवाए आदित्य की तरफ बढ़ जाती है। अवनी आदित्य के एक हाथ के नीचे झुककर आदित्य के सामने शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। आदित्य के दोनों हाथों के बीच में खड़ी अवनी बस आदित्य के चेहरे को ही देख रही होती है। आदित्य को महसूस होता है कि कोई है उसके पास तो वो समझ जाता है कि वो अवनी ही है, पर तब भी आदित्य वैसे ही अपनी आंखों को बंद किए खड़ा होता है। जब आदित्य बहुत देर तक आंखें नहीं खोलता तो अवनी अपनी नम आंखों से आगे बढ़कर आदित्य के गले में अपने हाथ लपेटकर सीने से लग जाती है। ये पहली बार होता है जब अवनी आदित्य के करीब आई होती है। अवनी के गले लगने पर भी आदित्य कुछ नहीं करता। वो जब भी वैसे ही आंखें बंद किए खड़ा रहता है तो अवनी भी ज़िद्दी बनकर आदित्य के गले लगी रहती है। जब आदित्य से बर्दाश्त नहीं होता तो वो भी कसकर अवनी को अपनी बाहों में समेट लेता है। आदित्य और अवनी बहुत देर तक ऐसे ही शावर के नीचे खड़े रहते हैं। अवनी आदित्य के थोड़ा दूर होकर आदित्य को देखती है। आदित्य भी अपनी आंखें खोलकर अवनी को ही देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया है।
अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।